नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हालात, वाक़यात और मामलात कुछ इस नोयत के हैं कि ये हमेशा की तरह जो एक तमहीद बांधता हूँ कि कुछ पता नहीं लग रहा कि आगे जाके तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी, लेकिन अभी तक हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। इस हफ्ते में बैनुल-अक़वामी मार्केटें भी बहुत तेज़ होंगी। इसका पाकिस्तान के बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये जो आपस में मुआहदा हो गया है डिजिटल हुआ है, और मेरे ख्याल से हालिया तारीख़ के अंदर ये जंगबंदी का पहला मुआहदा होगा जो कि डिजिटली किया गया होगा। ये डिजिटली MOU इसका साइन हुआ है। उसके अंदर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की एक कहा जा रहा है बहुत ही मारूफ शख्सियत भी सिग्नेटरी हैं। आगे माशाल्लाह आप लोग खुद ज़हीन हैं। तो बेसिकली दो पार्टियां और तीसरा सालिस, जिसमें सदर अमेरिका, नायब सदर अमेरिका और इस ईरान की असम्बली के स्पीकर, ठीक है, और साथ में एक सालिस जो कि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत है। इसका मतलब ये हफ्ते के आखिर तक मार्केटें बहुत तेज़ रहेंगी। स्टॉक मार्केटों के अंदर तारीख़ी इजाफा देखने में आया। तेल की कीमतें धड़ाम करके नीचे गिर गईं। पाकिस्तान में कब कम होगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, कबल वक्त होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अगले 2 साल तक, जब तक के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वो मुस्तहकम ही होती दिखेगी खित्ते में। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई कि पाकिस्तान के बजट का जादू नहीं है ये बेसिकली ये मुआहदा एंड टाइम पे हो गया, जिसकी वजह से अब बजट में कुछ भी आया होता तेज़ी की एक लहर पाकिस्तान में देखने में आएगी। एक तो सरमाया पाकिस्तान से बाहर अब कहीं जा नहीं पा रहा, क्योंकि ले दे के इनका सारा पैसा दुबई ही जाया करता था। फ्रैंक बात करूँगा, दुबई जाता था पाकिस्तान का पैसा। मीठी ईद और बड़ी ईद दोनों के ऊपर लोग दुबई सैर करने के लिए जाया करते थे, शॉपिंग मॉलों में घूमा करते थे, वहाँ के माल चलते थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी रिहाइश भी वहाँ इख्तियार की हुई थी। किसी ने वहाँ पर अपना घर रखा हुआ था, तो किसी ने वहाँ पर अपना निज़ाम सेट किया हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली और श्रीलंकन ये मेन फाइनेंशियर से मशरिक़ वस्ता की तरक्की के पीछे। अब ज़ाहिरी बात है ये पावर शिफ्ट आ गया है। तो पाकिस्तान का बजट कुछ भी आए, चाहे वो आवाम की तवक्कुआत के हिसाब से हो या ना हो, मार्केट में हम तेज़ी देखेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो अमीर तरीन तबका है, दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ दिस पीस डील एंड द बजट देखें, गरीब आदमी को कुछ दे इसलिए नहीं सकता था क्योंकि हमारा मुनफरिद मुल्क है जो सारे टैक्स गरीबों से ही लेता है और फिर कहता है कि लोग टैक्स चोर हैं। ये देखो, इस तरह की आर्गूमेंट्स आपके मुल्क में चल जाती हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पढ़े लिखे लोगों की तो आपके मुल्क में कोई कदर नहीं है। लोगों को आप तोलते हैं पैसों में या हुस्न पे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सियासी लीडर आप लोग रंग डिज़ाइन देख के रखते हैं। हाँ, कोई सियासी लीडर के नज़रियात ख्यालात के ऊपर आप सियासी लीडरों को हुकूमत में नहीं लेकर आते। आप सिर्फ रंग डिज़ाइन देखते हैं, जिसकी शक्ल आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उसके पीछे लग जाते हैं। काम सब ने कुछ नहीं किया। मैं क्लियर आपको बात कर रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों को समझ गया हूँ। आप लोगों को एक मैं समझाऊँ, एक आप लोगों को जरदारी साहब समझें। आप लोगों को 2 लोग सही से समझ गए हैं। एक मैं आपको समझ गया हूँ, एक सदर जरदारी साहब आपको समझ गए कि आप लोग हो क्या। देखो, उनको भी आपको चलाने का तरीका आ गया है और मुझे आप लोगों को खुश रखने का तरीका आ गया है। तो ये कुछ ऐसे आम नुक्ते ना मैं आपके सामने रखता हूँ। अब मेरे साथ मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और बिज़नेस के हिसाब से बड़ी गहरी नज़र रखने वाले जनाब जावेद महमूद साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम करता हूँ आपको जावेद महमूद साहब। जी, बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने फिर याद किया मुश्किल टाइम पे। मुश्किल टाइम तो ये है, लेकिन वो आवाम के लिए है, मुल्क के लिए तो नहीं है। मुल्क के लिए तो खुशियाँ मनाने का वक्त है। हो सकता है नोबेल प्राइज़ में हमारा भी नाम आ जाए। हमारा के माने ये है कि पाकिस्तान से भी कुछ शख्सियात के नाम आ जाएं। लेकिन मैं आपके सामने नुक्ता ये रखना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम हमने बजट से पहले किया था, उसमें आपने कहा था कि जो कुछ बजट में आएगा अब उसके ऊपर क्यास नहीं करते, जब बजट आ जाएगा तो उस पर बात कर लेंगे। अब बजट आ भी गया। मेरे ख्याल से होम्योपैथी के बेहतरीन डॉक्टर और दवासाज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ऐसा बेहतरीन बजट पेश किया है कि इसको मैं कहूँगा होम्योपैथी का नमूना, न फ़ायदा न नुकसान। तो इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? जी
देखिए उसमें जो बजट अनाउंस किया है, अब वो यूं समझें कि ये एक तरह का वो है कि टारगेट सेट कर दिए, आगे कोई अचीव हो या ना हो उसका कोई मसला नहीं, वो बाद में देख लेंगे। मिसाल के तौर पे आज डॉन अखबार की मेन स्टोरी है कि जो माली साल ख़त्म हो रहा है उसके 11 महीनों में सिर्फ 50% तरक्याती फंड यूटिलाइज हुए हैं। तो ऐसे बजट का फायदा क्या जिसमें आप खाली नंबर अनाउंस कर देते हैं और उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरा ये है कि आपने इस दफ़ा सिर्फ 7% सैलरी इंक्रीज की है जो सरकारी मुलाजिम है छोटे, और एक तरफ आपने पार्लियामेंटेरियन को 200-200%, 300-300% रेस दी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सरकारी आम मुलाजिम है वो उनकी कोई अहमियत नहीं है बजट में। यानी 7% मुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा रेस कब हुई थी। इससे पहले हमेशा ही अच्छी होती थी और तकरीबन लोग किसी हद तक मुतमईन होते थे। एक दफ़ा तो वो कहते हैं ना कि मगरों ही ला देता है ना। जी अली भाई। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इस्लामाबाद के अंदर क्या कम्प्लेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो सरकारी मुलाजमीन की ही है। तो आज उनके चेहरों की तासुरात क्या बता रहे थे? देखिए उसमें जिस दिन बजट अनाउंस होना था उस दिन काफ़ी बड़ा मुजाहरा था वफाकी मुलाजमीन का। उन्होंने सेक्रेटेरिएट का घेराव किया हुआ था कि सैलरी जो हैं 40-50% बढ़ाई जाएं। अब जो सरकारी फैसला आया है वो आपके सामने है, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया है कि अगर ईरान वार पे जब ये सिग्नेचर हो जाएंगे तो हमें अपने अहदा जो टारगेट्स हैं हम उनको रिव्यू करेंगे। यानी इनको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। पेट्रोल आपको पता है ऑयल प्राइसेस $80 से नीचे आ गई हैं, गैस की भी अब नीचे आ जाएंगी, तो अब इनको और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इन्होंने अच्छा, तो एक टेक्निकल सवाल था। आप चूंकि चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं, अब ये गेम होगी हमारे साथ। गेम ये होगी कि ये तेल की कीमतों को जब कम करेंगे, गैस की कीमतों को कम करेंगे और तमाम चीज़ों को कम करेंगे कीमतों को, तो ये इन्फ्लेशन कहेंगे जी कम हो गई, जबकि इन्फ्लेशन तो कम नहीं हुई। बुनियादी तौर पे कीमतें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। उसके बाद ये उन कीमतों को कम करेंगे। आपको पता है तेल की कीमत के अंदर कितना इजाफा हुआ, और फिर ये बेस ईयर बना के या बेस मंथ बनाकर ऐसा तासुर देंगे कि हम महंगाई कम करने में कामयाब हो गए। यह हमारे साथ बहुत बड़ी गेम हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। गेमें होती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो भी है उसका असल हदफ जो है वो रेवेन्यू की मैक्सिमम कलेक्शन है। ठीक है, इसमें मिसाल के तौर पे 15,000 से ज़ायद अरब इन्होंने FBR को टारगेट दिया है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 1,000 अरब से ज़्यादा, 5,000 अरब से वो ज़्यादा है। अब इनको कंबाइन करें तो ये 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का बनता है रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ये सारे का सारा अवाम से निकालना है। तो ये देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू की तो बात नहीं करें। पिछले साल का कौन सा टारगेट पूरा हुआ है हमें तो नहीं पता, और उससे पिछला जो किया था वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का कुछ नहीं पता। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स वगैरह तो आई नहीं। 5G स्पेक्ट्रम का आप बताएंगे क्या हुआ, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने कितना डिविडेंड दिया, ये अब मैं और आप कैलकुलेटर लेके बैठे तो ही पता लगेगा। अभी लेटेस्ट फ्रॉड हुआ है, जैसे आपके कराची में के इलेक्ट्रिक है ना, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आइस्को जी जी आइस्को। अब इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है जिस पे अभी तक कोई नहीं बोला। क्या सबसे पहला इन्होंने फ्रॉड ये किया है कि ईद की छुट्टियों में बहुत सारे हजारों सार्फिन का, इसमें मैं शामिल हूँ, कंज्यूमर ID चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसकी लास्ट पेमेंट जो थी उसमें 5-6 दिन का गैप रखा है, जबकि वो 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता था। वो भी इस तरह से रखा कि लोग बिल ना अदा कर सकें।
जब कंज्यूमर आईडी चेंज होती है ना, तो अली नासिर साहब वो बिल जो है ऑनलाइन उसका मैसेज नहीं आता, क्योंकि फिजिकली अब बिल नहीं आ रहा इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में अब फिजिकल बिल नहीं आता, ऑनलाइन आता है। ठीक है, अब मैं ड्यू डेट आ रही है, मैं उसको ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा, बिल शो ही नहीं हो रहा, नॉट फाउंड आ रहा है। और जब बिल कोलीग ने कहा कि पुराना आईडी चेक करें, उस पर चेक किया तो मेरी वो आईडी चेंज हो चुकी थी, मुझे 1900-2000 रुपये का जुर्माना पड़ा। उसके अलावा बिजली भी बंद रही कुछ घंटे के, जी आपका बिल पे नहीं हुआ, चूँकि मेरे पास वो बिल जनरेट ही नहीं हुआ। अब यूँ समझें कि इन्होंने पर पर्सन इन्होंने अगर हज़ारों के साथ ये फ्रॉड किया है तो कितने करोड़ों रुपए इन्होंने इस फ्रॉड से इकट्ठे कर लिए हैं। तो इस तरह के फ्रॉड आपको सारा साल मिलते रहेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर मैं कंप्लेंट करना चाहूँ, मेरे पास पुराना आईडी भी है, नया भी है, जो डेट चेंज हुई है ईद के दिनों की रखी है जानबूझ के। अब होता ये है कि अली नासिर साहब जब ऑनलाइन बिल पे करते हैं ना, तो जो बैंक से मसलन मैं नया पे और इजी पैसे से करता हूँ, उनका मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जी आपका नया बिल जनरेट हो गया, आप पे कर दो। जब आपकी कंज्यूमर आईडी चेंज होती है तो वो उसके बाद वो मैसेज नहीं आता, क्योंकि वो आईडी आपकी उसमें बिलिंग सिस्टम में और है, जो उन्होंने चेंज कर दिया वो आपका चेंज हो गया। तो ये इस तरह के जो फ्रॉड है ना, इस पे यूँ समझें कि ये करप्शन भी है, फ्रॉड भी है और बैड गवर्नेंस की घटिया तरीन मिसाल है कि एक तो आप बिल में इतने टैक्स लगा रहे हो, रेट इतने ज़्यादा लगा रहे हो, ऊपर से आप इस तरह के फ्रॉड भी कर रहे हो। कोई ख्वाजा आसिफ का जो होता है ना, तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो मुझे बार बार याद आ रहा है। जी अली नासिर साहब। देखिए, इन नुकात के अंदर अवामी जो शिकायत होती हैं उनको फ़ौरन एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सहाफ़ती बिरादरी वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इशूज़ उठाती रहती हैं और ये मेजर इशूज़ जो हैं इनको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह, क्योंकि पावर सेक्टर रिफॉर्म की हर कोई बात करता है लेकिन बिलिंग के मुतल्लिक बात नहीं होती। बिलिंग की कम्प्रिहेंसिव ऑडिट पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्होंने जैसे एक जिक्र किया, मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्मली पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा बिलिंग की ऑडिट होना ज़रूरी है। बल्कि इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि एजीपी का इदारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन एजीपी जो है वो ऑडिट बाकियों को तो कर लेगी लेकिन जो प्राइवेटाइज्ड एंटिटीज़ हैं उनको भी ऑडिट करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, जो कि हमारे ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और उसमें जितनी डिस्क्रिपेंसीज़ और कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको भी देखा जाए। और मैं जावेद महमूद साहब के ही तवज्जुह से कहना चाहूँगा, वैसे मेरे ख्याल से शायद नेपरा से मुंसलिक पाकिस्तान का कोई पावर ओम्बड्समैन भी हो, लेकिन मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जब प्रेस क्लब जाते हैं वहाँ के, और उसके अलावा भी जो सहाफ़ती तंजीमें उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो इनको भी इसको प्रेस करना चाहिए कि बाकायदा इसका भी कोई अलहदा ओम्बड्समैन होना ज़रूरी है, क्योंकि अब तकरीबन हर शोबे का ओम्बड्समैन तो बन चुका है, एक ओम्बड्समैन इसका भी होना चाहिए, ताकि जो अवामी शिकायत वो मसाइल हैं उनको फिलफोर हल भी किया जाए। बिल्कुल जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये हमारे शोबा तहकीक ने भी मुझे बताया था, पेशकार ने भी बताया था कि बैंकों में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है। तो जावेद महमूद साहब, इस सिलसिले में आप भी काम करें, हम भी काम करेंगे कि पावर सेक्टर के अंदर भी ओम्बड्समैन ज़्यादा मुतहरिक हों। हो सकता है कि पहले से ही हो, लेकिन अगर मौजूद हैं तो उनका और मुतहरिक होना ज़रूरी है। जी, पहले से नहीं है, ये नेपरा इसको डील करता है, लेकिन आपने अपील कर दी है तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को और नेपरा को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, हमारे से जो उनको डिटेल चाहिए वो हमारे पास है, सारी दे सकते हैं उनको डिटेल के किस तरह से इन्होंने जानबूझ के फ्रॉड किया। और हमसायों के साथ भी यही सारे बता रहे हैं कि ये हमारा भी बिल नहीं आया, जुर्माना ऐड हो गया। तो ये जब आप इसको शुरू करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो ये हज़ारों में चला जाएगा। तो और मेरे ख्याल से इस तरह के पब्लिक कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं ये सिर्फ इस एक यूटिलिटी में नहीं है, यही हालात हमारे सुई गैस के भी हैं, यही हालात हमारे यहाँ पानी के भी हैं। कराची शहर के अंदर भी आप रहे हैं, आपको पता है तकरीबन हर ही पब्लिक यूटिलिटी के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इनके कोई
इस वक्त कोई चेक एंड बैलेंसेस मौजूद नहीं है। आपके साथ मुफस्सिल प्रोग्राम भी करूंगा मैं इस मौजू पर, लेकिन मैं बजट पे वापस आना चाहूँगा। बड़ा अहम नुकता ये भी है सर कि बहुत सारे पॉइंट्स को बजट में मिस कर दिया गया। पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में बात हुई, गर्दिशी कर्जे के मुतालिक बात हुई, उसकी एलोकेशंस के मुतालिक बात हुई। मुझे पता नहीं तकरीर के अंदर कुछ आया नहीं आया, लेकिन आप भी बेहतरीन बता सकेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बारे में इतना शोर मचाया हुआ था, शोर मचा के दीवानगी की हद तक हम प्राइवेटाइजेशन का शोर मचा रहे थे। मैंने ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के बारे में तकरीर में नहीं सुना, आपने सुना तो बता दें। आईटी का हमने शोर शराबा किया हुआ था, पहली दफ़ा एक सूबाई वज़ीर हमने एआई का बनाया है, वफाकी जो स्टेट मिनिस्टर बनाया है, पवारा का चेयरमैन बनाया है। तो सर बात यह कि डिजिटल पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट शुरू की है, उनकी वज़ीर बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, लेकिन आईटी के मुतालिक कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं हुई। आईटी एक्सपोर्ट्स के मुतालिक बात हो गई कि शायद एग्जेम्पशन जारी रहेगी, लेकिन उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना। तो सर मुझे समझ नहीं आई कि नेशनल प्रायोरिटीज़ 3 महीने पहले कुछ और थी और आज कुछ और हैं। सीपेक के मुतालिक इतना मैं आपको बता रहा हूँ परेशान हो गए लोग, सीपेक के ऊपर गा के नाच के हमने चप्पलें तोड़ दी कि जी सीपेक 2 आने वाला है, अलोकेशन क्या हुई हमें कुछ पता नहीं। हमें बताया गया उड़ान पाकिस्तान के तहत पता नहीं क्या क्या मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। आप कह रहे हैं पैसे वापस हो गए वफाक को, सरप्लस क्योंकि 40% ही खर्च हुआ, तो बाकी उड़ान पाकिस्तान पे बहुत ज़ोर था, कुछ पता नहीं। तो बेसिकली बात यह कि जिन पॉइंट्स के ऊपर 3 महीने पहले तक इतना शोर शराबा था, बजट की तकरीर में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था, क्यों? इसमें अली नासिर साहब जो एक मेरे पुराने जानने वाले दोस्त हैं जो 25 साल से ज़्यादा बजट मेकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, जी जी, उन्होंने मुझे बताया था एक दफ़ा कि कहते यार बजट जो है ना इसको सीरियस ना लिया करो। होता ये है कि जो पुराना बजट होता है ना पिछले साल का, वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और उसमें से अदाद शुमार जो है वो उसमें चेंज हो जाते हैं, और अगर कोई नई चीज़ उसमें डालनी है तो वो ऐड होते हैं। ये बजट इस तरह से बनता है। उसमें प्रायोरिटी क्या होती है? नंबर 1 प्रायोरिटी ये होती है कि जो IMF अगर प्रोग्राम चल रहा है आपका, तो जो आपको टैक्स रेवेन्यू टारगेट वो दे रहे हैं वो आपने वो अचीव करना है। उसके बाद प्रायोरिटी क्या होती है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि डिफेंस के लिए कितना चाहिए वो आपने देना है, ठीक है। उसके बाद कर्जे जो देने हैं वो भी कंपल्सरी हैं। अगर आप इन कर्जे नहीं देते तो चलो जो उन पे मार्कअप है वो तो देना ही देना, ठीक है। अब वो मार्कअप खाली जो है 7 से 8 हज़ार अरब रुपया सालाना बनता है, तो वो तो लाजमी देना है। तो ये ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है, बाकी चीज़ें सारी सेकेंडरी होती हैं। तो उसमें जो आपने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं वो प्रायोरिटी एरिया नहीं है, वो ऐसे ही हैं जैसे हम मिसालें देते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, वो ये वाली चीज़ें हैं। तो नंबर 1 टैक्स रेवेन्यू है और नंबर 2 जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें हमारा डिफेंस का, अब चूँकि डिफेंस का हमारा रोल जो है वो बहुत चेंज हो चुका हुआ है। पिछले साल जो पाकिस्तान ने इंडिया की जो चित्रोल की थी 2025 मई में, उसके बाद अब हमें जो है वो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े दुश्मन से है, अगरचे वो अंदर से खोखला हुआ है, वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। लिहाजा हमें उसमें सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती और डिफेंस, ये हमारी प्रायोरिटी। लेकिन हमारे जो दुश्मन है वो कल बड़ी बेइज्जती करा के आया G7 के इजलास में। जी, वो उनकी अब किस्मत में लिखी गई है ना, पिछले साल से जब से उनकी चित्रोल हुई है ना, तारीखी चित्रोल हुई थी ना, तो उसके बाद उनकी हर जगह चित्रोल हो रही है। कोई अल्फाजी कर रहा है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि जी आप अपने आप को उस रीजन की सुपर पावर कहते थे। पर कल जिस तरह से उनको धुतकारा गया है ना कि वो आगे लपके, लेकिन किसी ने उनसे हाथ ना मिलाया, कल तारीखी हो गई भाई। टीवी पे पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इतना सा हो गया G7 के इजलास के अंदर, सारे बैनुल अक़वामी लीडर वहाँ खड़े थे,
और एक तरफ ये चाय वाला खड़ा था और चाय वाले की शक्ल बिल्कुल इतनी सी होकर रह गई। अली नासिर साहब, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह रोल बहुत बड़ा और चेंज हो गया। हम जंगें बंद करवा रहे हैं, दहशतगर्दी बंद करवा रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, वो रीजनल प्रॉक्सी वार और दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। वो कभी अफगानिस्तान के जरिए से आ रहा है, कभी वो किसी और जरिए से आ रहा है, और कभी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और कभी वो चीनियों पे अटैक करा रहा है जो सीपीआई के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का रोल जो है इस वक्त वो एज ए पीसफुल कंट्री इमर्ज हुआ है, बड़ी बेहतरीन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। और पूरी दुनिया ने, आज यूके की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की तारीफ की है कि जी उन्होंने अमन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसलिए कि पूरी दुनिया पे महंगाई का और गैर यकीनी सूरत हाल का अज़ाब नाज़िल हुआ था जो ईरान वार थी, क्योंकि उसमें हुर्मत का मसला था, तेल का मसला था, कीमतों का मसला था, और पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया। उसमें दोस्त ममालिक की सपोर्ट भी थी, इंडिया को किसी ने मुंह नहीं लगाया। और ये यूं समझें कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका पाकिस्तान को दिया कि हम पूरी दुनिया में एज पीस मेकर के तौर पे उभरे हैं। और आप वो जो चाय वाले का जिक्र कर रहे हैं, वो चाय वाले की अब वो कहते हैं ना, अपना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसके साथ अब ये हो रहा है इस वक्त। जी अली। अच्छा, यहाँ मैं बजट की जाने वापस आते हुए एक और बात आपसे कहना चाहूँगा। बजट दस्तावेज़ को देखने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे वाइड्स हमें दिखाई दिए, और जो वाइड्स थे वो अवामी तवक्कुआत के बिल्कुल मुनाफी निकले। आपको तो पता होगा, आप अखबारात को देखते भी हैं, बहुत मारूफ अखबारात के अंदर मुदीर भी रहे हैं, माशियात के शोबे के भी, बिज़नेस के भी, वैसे भी मुदीर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जब आपने देखा कि हमारे ताजिर सनतकार कुछ ज़्यादा पुरुमीद हो गए थे, तो मेरे ख्याल से गलती इनकी भी थी, हमारे ताजिर सनतकार बिरादरी की, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके साथ किए वादे पूरे किए जा सकें। ये पता नहीं 2-4 मुलाकातों में ऐसे फरेफ्ता हो गए कि हमारी फ़लाने से भी बात हो गई, हमारी फ़लाने से भी बात हो गई, तो वापस यहाँ आए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी दूसरी शादी के बाद वापस आ रहे, वैसे खुशी इनके चेहरे पे थी। या किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसके अकीके पे जिस तरह की खुशी होती है, वैसे हमारे बिज़नेस लीडर खुश थे, लेकिन मिला विला इनको कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात थी। फिर इनके भी चेहरे इतने से हो गए, और जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी उसमें चैम्बर्स के और दीगर और जो बिज़नेस कम्युनिटी की लीडरशिप है, उनके सबके चेहरे इतने इतने हुए थे बिल्कुल। तो वो समझ नहीं आई मुझे कि इनके साथ क्या हुआ है। देखिए, उससे रिलीफ नाम की तो कोई चीज़ ऐसी खास है नहीं। पूरा बजट उठा लें ना तो कोई टैक्स कम। तो ये बिजनेसमैन हमारे ये फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे थे? क्या ये चेक एंड बैलेंस इन पे नहीं होना चाहिए? इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि हमारे सेक्टर को ये मिलने वाला, ये मिलने वाला, ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। और मैं नाजरीन यही हैरान होता हूँ कि झूठ गलत होता है, फेक न्यूज़ होती है, चाहे वो किसी को फेवर करे, हालात को फेवर करे, नैरेटिव्स को फेवर करे या नहीं। फेक न्यूज़ होती है, गलत खबरें फैलाई गई, गलत बातें की गई, अवाम की उमंगें और तवक्कुआत बढ़ाई गई। देखो, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी तो हम उन लोगों के नज़दीक हैं जिनके नज़दीक होने पर काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन वो लोग दूर भी कर देते हैं बहुत जल्दी। तो फिर अब आप मामलात को समझें, अवाम को अपने मुफादात को ख़ुद देखना है। और मेरे ख़्याल से बिज़नेसमैनों ने बहुत गलत खबरें फैलाईं, बहुत सारी ऐसी खबरें दी जिनसे अवाम की उम्मीदें गलत बढ़ीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक आया, इसके मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ताजिर सनतकार पर्सपेक्टिव भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। ताजिर सनतकारों ने अवाम को, मुल्क को, मुल्क की विजन को बहुत ज़्यादा गुमराह किया, गलत खबरें फैलाईं, ऐसी खबरें फैलाईं जिनसे मुल्क के अंदर उनको खुद
शायद ज़ाती फ़ायदा तो ज़रूर हो सकता हो उनके सेक्टर्स को या उनके मुफादात को, लेकिन इस तरह की गलत ख़बरें फैलाने से अवामी तवक्कुआत और उम्मीदों को जानबूझ के बढ़ाया गया। उसके पीछे मैं नहीं सोच सकता कि क्या उनका मकसद होगा। शायद वो अवामी दबाव पैदा करके या अपना दबाव पैदा करके कुछ हुकूमत पे को प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे, कुछ प्रेशर ग्रुप बनना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी फेक न्यूज़ थी। जितनी, मैं तो अब बड़ी खुल के बात करता हूँ, ताजिर सनतकारों ने जितने झूठे दावे वादे और जिन मीटिंगों के अंदर जिन कमिटमेंट्स का जिक्र किया, मेरे ख्याल से ताजिर सनतकार बिरादरी ने गलत बातें की, बिल्कुल गुमराह किया पूरी कौम को भी, ख़ुद भी गुमराह हुए। वो तो चलो ख़ुद गुमराह होना चाहे इंसान तो रोक नहीं सकता, इंसान खुद नशे का आदी बनना चाहे हुकूमत उसे रोक सकती है, लेकिन छुप छुप के कर सकता है नशा। इस तरह एक बुरी आदत या बुरी चीज़ या गलत बात करके इंसान खुद को नुकसान पहुंचाना या अपनी बिज़नेस को नुकसान पहुंचाना चाहे तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन इस तरह के, मैं इसको अब सफ़ेद झूठ तो नहीं कह सकता, लेकिन जावेद महमूद साहब इस तरह की गुमराहकुन बातें करके उन्होंने ख़ुद को भी बेवकूफ़ बनाया और बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया और आवाम को भी गलत राह पर डाल दिया। हमें पता था कि हुकूमत के पास लचक बिल्कुल नहीं है। ये बजट ज़ाहिरी बात है IMF प्रोग्राम के दौरान ही बनाया जा रहा है, तो IMF की उम्मीदों के मुताबिक होगा, लेकिन आवाम को भी गुमराह किया ताजिर सनतकारों ने, ख़ुद भी गुमराह हुए और मिसअंडरस्टैंड कर गए। वो कमिटमेंट्स नहीं थी। अगर कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए तो वो कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सही कह रहा हूँ। और इसकी वजह से ताजिर सनतकार जो गलत एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्ड करके आए थे, मेरे ख्याल से वो चकनाचूर हो गई। जी जावेद महमूद साहब, मेरे ख्याल जावेद महमूद साहब तक मेरी बात नहीं पहुंची, दोबारा से कि उनको या किसी और मेहमान को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, ये जो गुमराहकुन बातें थी, इन गुमराहकुन बातों से मुल्क को, अवाम को बहुत नुकसान पहुंचा। देखें, ये जो एक बुना गया जाल था गलत ख़बरों का, जिनके तहत हमारे ताजिर सनतकारों ने पूरी कौम और मुल्क को गुमराह किया और अपनी मीटिंगों के मुतल्लिक गलत ख़बरें आके दी। ख़ुद मशहूर होने के लिए ताजिर सनतकार बिरादरी के लीडरों ने झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन गुमराहकुन बातें की और गलत बयानी कर कर अपनी अहमियत चंद दिन के लिए बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्होंने सिर्फ अपना और सिर्फ अपना नुकसान किया है। ताजिर बिरादरी का नुकसान किया है, सनतकार बिरादरी का नुकसान किया है, मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। मैं सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि हमारे ताजिर सनतकारों को गलत बयानियाँ नहीं करनी चाहिए, गलत किस्म के दावे नहीं करने चाहिए। और जावेद महमूद साहब, प्रॉब्लम यही है कि हमारे ताजिर सनतकार प्रेशर ग्रुप बनने के लिए कुछ इस तरह की गुमराहकुन और गलत बातें करते हैं। पहले भी IPP इसके सिलसिले में इन्होंने गलत और गुमराहकुन बातें कर कर आवाम को गलत डगर पे लगाया, ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाया, हुकूमत की साख को भी नुकसान पहुँचाया। कुछ लोगों के हाथों में खेलते हुए सियासी पार्टियों को दबाव में रखने के लिए एक गुमराहकुन किस्म का बयानिया तैयार किया ताकि किसी तरह उनको चेक में रखा जा सके। किसके लिए काम कर रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, ये जो इतनी ज़्यादा गुमराहकुन बातें इन्होंने की कि हमारे साथ वादा हो गया या हमारे साथ कमिटमेंट हो गई या हमारी बातों को सुन लिया गया, उनको मान लिया गया, इसकी वजह से उन्होंने उम्मीदें इस हद तक बढ़ा दी थी कि सबसे बड़ा नुकसान मेरे ख्याल ताजिर बिरादरी को खुद हुआ। और उनकी जो म्यूटेड रिस्पॉन्स, आप चूँकि अंग्रेज़ी के सहाफ़ी हैं तो उनकी जो म्यूटेड रिस्पॉन्स है, अब वो उनको पता नहीं चल रहा कि वो बोलें क्या बजट के मुतालिक। और आपने देखा होगा कि दे आर पजल्ड एज टू व्हाट दे शुड रिस्पॉन्ड, हाउ दे शुड रिस्पॉन्ड। क्या कहेंगे आप? जी अली नासिर साहब, इसमें ये हुआ है कि कुछ लोगों के मुफादात होते हैं। अब ये जो लोग मीटिंग करने आए थे, मीटिंग करने के बाद इन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लंबी लंबी छोड़ी कि जी हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है। तो वो बेसिकली उन्होंने अपने कारोबार को चमकाने के लिए ऐसी बातें की थी। जो आपका इससे पिछला प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में हैं, हुकूमत अपनी तरफ से कोई रिलीफ नहीं दे सकती, उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा, जैसे इन्होंने, आपको पता होगा कि रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज के मुतालिक बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। मैंने आपसे भी पूछा, आपने कहा देखें मैंने देखा नहीं अभी तक, इसलिए मैं कह नहीं सकता आत्मी तौर पर, लेकिन इन्होंने तकरीबन ये बात कह दी कि तमाम इनके मुतालबात माने जा चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक मामूली सा मुतालबा इनका माना गया, वो भी सिर्फ फाइलर्स के लिए, मैं तो इसे ट्रांसफ़र टैक्स कहूँगा,
कि जो ट्रांसफ़र टैक्स था वो कम हो गया। मेरे नज़दीक वो एक ट्रांसफ़र टैक्स है, आधा हो गया। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं थी जो इन्होंने पैकेज लंबा चौड़ा बनाया था, हमें इसमें भी रिलीफ मिलेगी, वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, कुछ भी इनको नहीं मिला। जी देखें, जो आपने बात कही है ना, ट्रांसफर टैक्स में कमी हुई है, वो बिल्कुल सही है, यही एक सहूलत है, लेकिन टेक्निकली शायद ये भी ना मिले। उसकी वजह ये है कि एफबीआर ने वैल्यूएशन बढ़ा दी हुई है प्रॉपर्टी की। ओह, समझ गए ना, जो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, एक हाथ दे एक हाथ ले, हाँ 1.5 करोड़ कर दी वैल्यूएशन। तो वो जब आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराने जाएंगे तो वो बेशक कम है, लेकिन आपको अमाउंट ज्यादा के हिसाब से वो देना पड़ेगा। तो वो ये तो हमें बताया नहीं, ये बात तो हमें नहीं बताएगी। ये वैल्यूएशन उन्होंने बजट से पहले ही कर ली थी। तो ये ऑब्जर्वेशन तो खैर हमारे उसमें नहीं थी, लेकिन आपने चलें नॉलेज में किसी हद तक उस हिसाब से इजाफा कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट वालों ने जो हाइप क्रिएट की थी, इसका माने ये है कि वो हाइप सही नहीं थी, वो सिर्फ गुमराहकुन बातें थी। ऐसा कोई पैकेज ना आपने अपनी आंखों से देखा, ना किसी और ने अपने हाथ से लिखा, बल्कि ये सिर्फ उनके जहन का तखय्युल था हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जी, उसमें ये था कि जब ये खबरें वगैरह आई थी तो कुछ अच्छी स्कीमों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी थी और ट्रांजैक्शन भी हुई थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद इसमें कोई फायदा होगा। तो अब वैसे तो ये भी है कि जब भी नया बजट आता है उसमें कोई खास रिलीफ तो होता नहीं। लोगों की कोशिश होती है कि उससे पहले कोई खरीदो फरोख्त कर लें तो कम से कम रेट तो पुराना वाला लगेगा ना। तो उस चक्कर में वैल्यू भी बढ़ी है, ट्रांजैक्शन भी हुई है। लेकिन अब जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें रियल एस्टेट हो या कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें कोई आउट ऑफ द वे कोई रिलीफ नहीं है टैक्सों के हवाले से। उसकी वजह ये हो है भी कि नहीं जब सकता ना। देखें, अच्छा जो रिलीफ इन्होंने इनकम टैक्स के हिसाब से जो दी है, आप मुझे सही बताइएगा, वो तो एक ख़ास ब्रैकेट के लिए है ना, जो वेल ऑफ ब्रैकेट है मे बी रिलेटिवली। लेकिन अब मैंने सुना है कि अवाम का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद ये लोअर ब्रैकेट को एग्जेम्प्ट करने लगे हैं। ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है गलत हो बिल्कुल, लेकिन सुना है कि बहुत शदीद प्रेशर लगा है कि भाई आप तो अपर मिडिल क्लास को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, उनकी सैलरी के ऊपर 3-3 कम कर रहे हो इनकम टैक्स, जो सबसे नीचे का ब्रैकेट है उसको रिलीफ दो। सुनने में आया, मुझे नहीं पता, आप बताएं। अभी कह रहे हैं बहुत दबाव का शिकार है। जी जी, प्रेशर बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और इसी प्रेशर की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं उनकी नेशनल असेंबली में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जी हमें ये चैलेंजेस हैं। उसके अलावा उन्होंने मीडिया पे भी ये बताया कि ईरान का और अमेरिका का जैसे ही मुआहिदा होगा हम ये अपने बजट के जो अहदाफ हैं इनको रिव्यू करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया है कि इससे रिलीफ होगा। इस वक्त पब्लिक का गुस्सा उरूज पे है। जी बिल्कुल। कोई सैलरी जो बढ़ाई है वो ना होने के बराबर है, महंगाई बेतहाशा है। पेट्रोल जो है, जब ईरान बार शुरू हुई थी उस वक्त 262 रुपए का लीटर मिल रहा था शुरू होने से एक हफ्ता पहले। आज अभी भी ये 375 है या 76 है। 1-2 रुपए का सब जगह फर्क होता है। तो जब तक ये पेट्रोल डीजल वापस उसी प्राइस पे नहीं आएंगे ये लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। इस्लामाबाद में चक्की आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है। ये पहले 160 रुपए 65 होता था, अभी पिछले हफ्ते ये 200 रुपए किलो पे चला गया। और चीनी की भी यही हालत है। तो कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई मैकेनिज्म तो अब है नहीं, क्योंकि IMF ने कह दिया हुआ है कि जी आप फ्री मार्केट को करें, प्रमोट करें और उसमें इंटरवेंशन नहीं करें। अब होता यह है कि जब कोई क्रॉप आती है तो ये आधी कीमत पे उठाते हैं, जब बेचने लगते हैं तो वो उसकी कीमत डबल कर देते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब प्रेशर और भी बिल्ड हो रहा है। अभी देखें, आज उसका सिंध का बजट है, बलूचिस्तान का है,
और फिर केपीके का आना, तो ये उसके बाद एक सारा नेशन वाइड प्रेशर नहीं, लेकिन आपने अभी मुझे बताया कि तरक्याती बजट का सिर्फ 40% इस्तेमाल हुआ, रफली बॉल पार्क आपने एक बात की, जो हम सहाफती जो जिसे आपके यहाँ सर्कल्स में बात होती है। तो मुझे ये बताएं कि ये फिर फ़ायदा क्या, इस बजट के अंदर जितने तरक्याती मंसूबे होंगे मैं तो फिर उन पर फ़ौरन ज़र्ब लगा दूंगा ना पहले से ही कि भाई इसमें से इस्तेमाल तो बहुत कम होने, तो फिर फ़ायदा क्या। उस बजट को अगर हमने सुन भी लिया तो फिर वो मौसर नहीं रहेगा ना। देखें, आपने तो बिल्कुल आते ही सबसे पहले ये बात कर दी कि भाई इतनी बड़ी खतीर रकम जो तरक्याती बजट में दी गई थी वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। तो फिर इसका मतलब इस बजट को सुने, तरक्याती मंसूबों के बारे में जाने, क्या फ़ायदा। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने आज ही वो खबर पढ़ी थी डॉन अखबार में, और हमारे दोस्त ही हैं, वो 25-30 साल से वो फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहे हैं, खलीक कियानी की रिपोर्ट है, कियानी साहब, जी जी, बहुत बड़ा नाम है जी। उन्होंने मेन स्टोरी थी कि जो 11 महीनों में सिर्फ 50% तरक्याती बजट यूटिलाइज हुआ है, सिर्फ 50% 11 महीनों में। अब चलो 40-50% कर देते हैं जी। हाँ, उसमें 50% ही लिखा होता है हेडलाइन में ना, तो वो 50 ही समझे। तो अब अगर आपने देखो ना 50% तो ना होने के बराबर हुआ ना, आपने वादे इतने बड़े बड़े किए और जब खर्च करने की बात आई तो आपने हाथ ही वो खींच लिया बिल्कुल। तो फिर पर्पस खत्म हो गया ना। देखें, फिर इसका मतलब फिर पर्पस खत्म हो गया। ये जो प्रोविंसेस के पास जो इख्तियारात हैं तरक्याती काम करने के, फिर मेरे नज़दीक वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ ना। मैं तो जो भी तरक्याती बजट दिया जाएगा मैं पहले ही उससे ज़र्ब लगा दूंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये प्रायोरिटीज नहीं है तरक्याती बजट जो है, और ये सोशल वेलफेयर जो है ये बड़े लेवल पे प्रायोरिटी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग जो है ना वो चलती है। अच्छा, ये भी अगर तरक्याती बजट भी यूज़ होते हैं तो उनमें भी आपको पता है कि बड़े कंटेंशंस आते हैं, हमारे लोगों को तो बताया नहीं जाता, लेकिन ऑडिटर जनरल जो होते हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हो, वफाकी सतह पर हो, वो उस पर बड़े कंटेंशंस होते हैं कि साहब ये अखराजात सही से हुए या नहीं हुए हैं। वो एक अलहदा कहानी है कि वो भी जो पैसे मिलते हैं तरक्याती कामों के लिए वो भी भरपूर तौर पे इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, जो खर्च भी हुए हैं। तो फिर तो ये मैं तो ज़र्ब ही ज़र्ब लगाता रहूँगा ना, फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। मेरे लिए फिर वो पर्पसलेस एक्सरसाइज हो जाएगी, उसको सुनना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, क्योंकि मुझे क्या पता उसमें से कितने पैसे लगेंगे। हाँ, ये गैर यकीनी सूरत हाल तो रहेगी अखराजात के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी जो है, जब ये चीज़ सामने आ गई है कि ये पहला जो बजट था उसमें से तो ये आधा भी नहीं अनाउंस कर सके, पूरा साल खत्म होने वाला है। तो अब जो नया बजट अनाउंस किया है इसमें तो उन्होंने पहले ही 1000 अरब से ज़्यादा का कट लगा दिया तरक्याती बजट में। अभी ये जो बजट जुलाई से चलना है, 1000 अरब रुपए का कट तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है। तो वो आगे जाके उसके साथ क्या करेंगे, वो इसी तरह ही करेंगे कि उसको जहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ कराची में लोग बड़े जज्बाती हुए थे, कराची के लोग, इनका लग रहा था कि हमारे लिए कोई अलहदा से एलोकेशन होगी मुशर्रफ साहब के दौर की तरह, तो वो एलोकेशन तो कोई नहीं हुई। तो इसके माने ये है कि इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह होगी, सिंध गवर्नमेंट के जरिए ही होगी। तो ये जो एक शोर शराबा फालतू का एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ था फजूल किस्म का कि जी इस दफ़ा स्पेशल एलोकेशंस होगी और कराची की तरक्की को जो डायरेक्टली देखा जाएगा, मेरे ख्याल से वो भी बयानिया बिल्कुल गलत निकला। दैट वाज एन एब्सोल्युटली फेक न्यूज़ कि जिसने भी ये बातें की थी कि जी वो कराची के लिए लोकेशन सेपरेट होगी या कराची की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फ़र्क होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात भी बिल्कुल फेक न्यूज़ निकली मेरे नज़दीक। जी, उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची का कंट्रोल टोटली पीपल पार्टी के पास है, ठीक है। उसमें जो भी करना है वो आसिफ जरदारी और उनके जो लीडरान हैं वो जो चाहेंगे वही होगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी। ये बड़ी क्लियर बात है, इसमें तो कोई राय नहीं है कि सदर साहब जो कि कोर चेयरमैन भी हैं और इन चीज़ों के अंदर बड़े जो है इंटरेस्ट लेते हैं, वो हो गए। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। देखें, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने मैं ये रखता हूँ
कि बजट से पहले जो एक हाइप क्रिएट की गई थी कि बजट पास होने के लिए फ़लानी शर्त भी होगी, फ़लानी शर्त भी होगी, फ़लानी शर्त भी होगी, इस तक के आईनी ओहदों के ऊपर भी बात हो रही है, तो ऐसी कोई चीज़ निकली नहीं। मेरे ख्याल से ये सब फिलफ था, कहानी थी, बातचीत थी, और कराची से मोहब्बत करने वालों की शायद बहुत ज़्यादा खुश ख्याली भी थी, और कुछ लोगों ने शायद, मैं कहूँगा, मैं तो अब लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गया हूँ क्योंकि हम सच बोलते हैं तो हमें कहा जाता है जी आप गलत बात कर रहे हैं, तो अब जब गलत बात की गई है तो मैं चाहूँगा कि उसकी तस्सीह भी हो। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता और भी था, पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना बजट के अंदर। आपने पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में कुछ सुना कि वज़ीर साहब ने बार बार गर्दिशी कर्जे या उसके तखमीने के मुतालिक जिक्र किया हो? मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि हल्की फुल्की बात हुई हो। जी देखें, पावर सेक्टर रिफॉर्म जो ये कहते हैं वो और है, जो करते हैं वो और है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो प्रैक्टिकली पावर सेक्टर रिफॉर्म का मतलब ये है कि टैरिफ महंगा होगा, जितने भी बिजली चोरी दूसरा करेगा वो जो बिल दे रहे हैं वो उनको पास ऑन होगा। नहीं, देखिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म मैं रीडिफाइन करता हूँ। पावर सेक्टर रिफॉर्म का एक हिस्सा ये था, आपको पता होगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है कि हमारे डिस्कोज जो हैं वो प्राइवेटाइज होंगे। पावर सेक्टर रिफॉर्म का एक हिस्सा ये था कि जी ये अब गवर्नमेंट जो है ये इसको फाइनेंस नहीं करेगी, बल्कि इसको या तो डेट के ज़रिए फाइनेंस किया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर के किसी इनिशिएटिव के ज़रिए फाइनेंस किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने बताया। जो हमारे वेस्टर्न इदारे हैं और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि इसमें एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। अगर आप रिटेन भी कर रहे हो तो इनकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए और इनके सिस्टम्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसके अंदर ये था कि जिन लोगों को मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं उनके मुफ्त यूनिट की एलोकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो बर्डन कैरी नहीं करेगी। इसके साथ साथ स्टेट जो अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉसेस कर चुकी है उसका बर्डन आवाम के ऊपर नहीं जाएगा, ना ही स्टेट खुद उस बर्डन को कैरी करे। किसी न किसी तरीके से उसको डिस्पेल करने के लिए कोई बॉन्ड वगैरह जनरेट कर दे या कोई डेट का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसे किसी तरह जायल करे, हमें यह बताया गया था। और जितने आईपीपी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको टाइमली रिटर्न कर दे और उसमें कोई और रिफॉर्म उस हिसाब से नहीं हो सकता। ये वो बातें थी जो नुक्ता मैंने आपको बताई। और भी आपके जहन में और भी बता दें। देखिए, इसमें बजट में इन्होंने 2-3 कंपनियों के नाम लिए हैं, जिसमें आइस्को है और फैसलाबाद वाली है, लाहौर वाली है, जिनको ये 3-4 कंपनियों को जिनको ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। असल चीज ये है कि हमारे सामने जो एक एक्सपीरियंस है प्राइवेटाइजेशन का वो इंतहाई बुरा है। वो है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक कराची में जिस तरह से लोग कंज्यूमर, देखिए वो तो एक एग्जांपल हो गया ना, लेकिन आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन अक्रॉस द बोर्ड और कहीं हुई नहीं ना जी, उसके अलावा हुई नहीं। नासिर साहब हमारे, देखिए एक को मैं एग्जांपल नहीं बना सकता ना। पाकिस्तान के अंदर तो अभी आपने खुद उंगलियों पे गिनवा दी कितनी सारी हैं और बहुत सारे शहर हैं जो कि डिस्कोस को शेयर भी करते हैं। अभी आपने जैसे जिक्र किया फेस्को है, फेस्को शेयर करते हैं। लेकिन यह कि मैं इस मामले में आप पर और इस मौजू पर आपसे दोबारा बात भी करूंगा, लेकिन आज मेरे पास वक्त मुख्तसर। आपका शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और समराइज करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा मौजू यही था कि अवामी उमंगों के मुताबिक बजट आया या नहीं। असल में बात यह, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार कह रहा है बजट बहुत अच्छा था। देखिए मैं आपको वाज़े करता चलो, हालात वाक़यात और मामलात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि हमें म्याना रवि के साथ चलना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया ज़ाहिरी बात है इसी मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें भी हालात और वाक़यात के साथ समझौता करके और हर चीज़ को देखकर म्याना रवि के साथ ही चलना पड़ता है। मुहिब वतन होने का भी किसी न किसी तरीके से इजहार करना है और हुकूमत को भी इस्तेहकाम देना है, साथ साथ अवामी उमंगों पे भी पूरा उतरना है। लेकिन हम खुलाकर इस बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मौजू ही बिज़नेस का और फाइनेंस का और इकनॉमिक्स का है, तो हम इस पर खुल के तनकीद कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। जहाँ गलत चीज़ होगी उसकी आपके सामने बताएंगे कि भाई ये गलत चीज़ हुई, जो अच्छी चीज़ होगी उसका बताएंगे ये अच्छी चीज़ हुई। तो यहाँ पर यही बात है कि इसी को सामने रखते हुए हम आगे भी बात करते रहेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।